अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंचासीन बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए इंटेलेक्चुअल्स, मेरे मार्गदर्शक प्रोफेसर हरपाल सिंह जी, जिन्होंने लगभग 40 वर्ष राजनीति शास्त्र को अपने टिप्स में रखा, कितने विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण किया और इस विषय के बहुत ही पॉपुलर होने में उन टीचर्स का योगदान है जो 80s में पढ़ाते थे कॉलेज में। उन्होंने किस ढंग से इस विषय को एक बहुत ही पॉपुलर विषय बनाया विद्यार्थियों, क्योंकि राजनीति विज्ञान विषय ऐसा विषय है जो डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को उस विषय के बारे में या उन चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तभी वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी वो अपने आप को एक प्रजातांत्रिक देश के नागरिक के रूप में स्थापित करके अपनी सहभागिता के स्तर को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ऐसे विषय विशेषज्ञ, ऐसे महान व्यक्तित्व, मैं प्रोफेसर हरपाल सिंह जी को नमन करता हूँ। एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस शाहबाद से वह हमारे बीच में तशरीफ लेके आए हैं। उनके साथ ही मंचासीन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में प्रोफेसर डॉक्टर उर्मिल वत्स, वो भी लगभग 28-29 वर्ष से राजनीति विज्ञान विषय में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सेवाएं दे रहे हैं। हमारे बीच में कीनोट स्पीकर के रूप में आज हमारे आमंत्रण पर उपस्थित हुए हैं। उनका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं सत्र में। हमारे बीच में स्कॉलर्स, जो रिसर्च स्कॉलर्स विद्यमान हैं, मोहम्मद नदीम जी हैं और दूसरे दोनों स्कॉलर्स जो तंजानिया से, अफगानिस्तान से हमारे बीच में तशरीफ लेके आए हैं। बहुत ही जोहन टल्फासरी महागामा जी तंजानिया से हमारे बीच में हैं और मोहम्मद नदीम जी अफ़गानिस्तान से हमारे बीच में हैं और मिस्टर मिर्ज़ा अहमद जी स्कॉलर अफ़गानिस्तान से हमारे बीच में हैं। तीनों हमारे गेस्ट्स का इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे रखी हुई है, उसमें अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। वैसे तो हिंदी समझ रहे होंगे। आई ऑल्सो एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू श्री मोहम्मद नदीम जी। आई एक्सटेंड माई वेलकम टू मिस्टर जोहन टल्फासरी महागामा जी। You are welcome. Yes, scholar from Tanzania, and Mohammad Nadeem ji, scholar from Afghanistan, Mirza Ahmad ji. I also extend my gratitude and welcome to you also. दक्षिण एशिया में और सबसे जरूरी बीच में हमारे डॉक्टर कुशल पाल जी विद्यमान हैं। हमारे हर एक कार्यक्रम में जो भी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से बलराम जी या मेरे द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते रहे हैं, उनका सहयोग भी और मार्गदर्शन भी और स्वयं वो आकर के किसी न किसी रूप में जुड़ते हैं। तो आज भी हमारे बीच में विद्यमान है डॉक्टर कुशल पाल जी, प्रिंसिपल IGN कॉलेज लाडवा। बहुत ही पॉपुलर टीचर रहे हैं यहाँ करनाल में, बहुत विद्यार्थियों के भविष्यों का निर्माण करने वाले रहे हैं। ऐसे मेरे भाई दोस्त
डॉक्टर कुशल पाल जी का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के कन्वीनर डॉक्टर बलराम शर्मा जी, जो हर साल मेहनत करके अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगोष्ठियों के अलावा और भी अपने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे शिक्षक को भी मैं बहुत ही इस समय पे बधाई देता हूं। उसके साथ को कन्वीनर्स डॉक्टर मनीषा शर्मा, वो भी बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे से मिल करके सहयोग करके काम कर रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र जी कोऑर्डिनेटर हैं इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के, और इसके अलावा मेरे कॉलेज के सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर्स डॉक्टर संजय जैन जी, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर संजय शर्मा जी, और उपस्थित इस मंच संचालन कर रहे मैडम डॉक्टर पूनम वर्मा जी, मेरे सामने जो विराजमान हैं, विद्यमान हैं, डॉक्टर नागिया, डॉक्टर किरण, डॉक्टर पवन, डॉक्टर आरपी भट्टी जी, डॉक्टर भूपेंद्र जी, डॉक्टर राजेंद्र जी, और भी विभिन्न कॉलेजेस से हमारे बीच में तशरीफ लेके आए हुए टीचर्स, मैं सभी का, गेस्ट्स का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। रिसर्च स्कॉलर्स का, मेरे कॉलेज के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और विद्यार्थियों का, सभी का इस मौके पे बहुत अभिनंदन करते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हमारे द्वारा किया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के द्वारा। और जो विषय की प्रासंगिकता की बात है, बाकी तो बलराम जी बताएंगे, और इंट्रोडक्शन ऑफ द इससे जो भी ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में डॉक्टर कुशल पाल जी हैं, डॉक्टर उर्मिल वत्स जी हैं, ये ज्यादा बता पाएंगे। लेकिन क्योंकि मैं भी पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो थोड़ा सा मैं 2 मिनट में इस विषय को टच करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये हम सब से जुड़ा हुआ विषय है। ये 8 देश हैं दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान। ये 8 देश हैं जिन देशों ने लोकतंत्र के अलग अलग रास्तों को अख्तियार किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ की जो इलेक्शन प्रोसेस है, चुनाव प्रक्रिया है, वो भी बहुत पारदर्शी रही है। लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है कि जहां भी अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहां पे चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होनी जरूरी है, स्वतंत्र और निष्पक्ष होने जरूरी है, और एक निश्चित आयु यहाँ प्रदान की गई है। लेकिन राजनीतिक ध्रुवीकरण और मीडिया पर बढ़ता हुआ प्रभाव, ये दोनों चिंता के विषय हैं। नेपाल का आपको पता है, राजशाही से लोकतांत्रिक व्यवस्था का सफर उन्होंने तय किया है, लेकिन स्थिरता उनके लिए भी चुनौती बनी हुई है। भूटान ने हाल ही में संवैधानिक लोकतंत्र अपनाया और सफलता के साथ वो भी आगे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका की लोकतंत्र की जड़ें तो गहरी हैं, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर वहां भी चुनौतियां बनी हुई हैं। और पाकिस्तान और मालदीव के बारे में, वहां लोकतंत्र अक्सर सैन्य हस्तक्षेप, आपको पता है, सत्ता संघर्ष से बहुत प्रभावित रहा है, जिससे शासन प्रणाली बहुत कमजोर हुई है। तो हमारे सामने, हालांकि लोकतंत्र दक्षिण एशिया में बहुत मजबूती के साथ स्थापित हुआ है, लेकिन इसको बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसके बारे में बहुत संक्षेप में मैं 2-3 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे आप सबको पता है, जो इंस्टीट्यूशंस होती है लोकतंत्र में, जिनके द्वारा सरकार कार्य करती है, आगे तक पहुंचाती है, उन संस्थाओं पर, उनकी स्वतंत्रता पर खतरा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। चाहे इसमें न्यायपालिका है, चुनाव आयोग है, विधायी निकाय है, इनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिनसे लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, ये सारी चीजें खतरे में आती हैं। और ये स्वतंत्रता, यदि ये संस्थाएं स्वतंत्र हैं, तो लोकतंत्र उतना ही बढ़िया वहां पर होता है। जब इन पर दबाव आता है, तो ये संस्थाएं कमजोर पड़ती हैं, तो लोकतंत्र भी कमजोर पड़ जाता है। मीडिया में और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी ह्रास हुआ है, वहां ये भी गिरावट आई है। हम सबको पता है कि लोकतंत्र में जितना बढ़िया मीडिया का प्रभाव होगा, इसको चौथा स्तंभ बोला जाता है। दक्षिण एशिया में पत्रकारों पर कितने हमले होते हैं, सेंसरशिप, डिजिटल जो है निगरानी बढ़ रही है। आप देखते हैं कि कहीं जितने भी मोबाइल फोन हैं या सेवाएं हैं, ये बाधित कर दी जाती हैं, बंद कर दी जाती हैं, ताकि लोगों तक सच्चाई ना पहुंच सके, कुछ और इसमें चीजें होती हैं। तो मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गिरावट, आलोचनात्मक, कई देशों में आलोचनात्मक आवाजों को दबाने के लिए इंटरनेट प्रतिबंध, फेक न्यूज, दुष्प्रचार, ऐसी चीजों का सहारा लिया जाता है।
पॉलिटिकल पोलराइजेशन, राजनीतिक ध्रुवीकरण और धार्मिक कट्टरता, ये भी बहुत बड़ा खतरा है। दक्षिण एशिया में ज्यादातर धर्म, क्षेत्रवाद, जाति, इनके आधार पर लड़ाई लड़ी जाती है और इससे समाज में विभाजन और अस्थिरता बढ़ती है। ये भी राजनीतिक दल जो है अक्सर वोट बैंक की राजनीति में उलझे हुए हैं, ये भी एक समस्या, खतरा है। और चुनावी प्रक्रियाओं में अनियमितता, चुनावी धांधली है, धन बल है, बाहुबल है, ये प्रयोग किया जाता है। इससे निष्पक्ष जो चुनाव है वो नहीं हो पाते हैं। आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार ये भी बढ़ता है। सभी नागरिकों को समान अवसर मिले, ये लोकतंत्र का आधार है। लेकिन आम जनता जो है, जब प्रशासनिक भ्रष्टाचार और नीतियां प्रभावित होती हैं तो आम जनता का भरोसा सरकारों से उठता है, कम हो जाता है। ये कुछ खतरे हैं जो लोकतंत्र के मार्ग में दक्षिण एशिया में हमें नजर आ रहे हैं। इनको हम संस्थाओं को मजबूत करके, स्वतंत्र करके, मीडिया को स्वतंत्र करके, शिक्षा दे करके, जागरूक करके, चुनावी सुधार प्रणाली को लागू करके, भ्रष्टाचार को कम करके, आर्थिक सुधार करके, यही चीजें हैं। यदि हम इन चीजों को कम करते हैं, देखते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो लोकतंत्र मजबूत होता है, आगे बढ़ता है, सफल होता है। यही, क्योंकि वर्तमान समय में लोकतांत्रिक प्रणाली, और भारत तो सारे विश्व का सिरमौर कंट्री देश है जहां इतने चुनाव चल रहे हैं। हर साल कितने चुनाव इस देश में होते हैं, कितना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ के किया जाता है, होता है पब्लिक का। तो यही स्वतंत्रता, लोकतंत्र की सुंदरता है। यही यदि स्थिरता से कार्य करती है, लंबे समय तक कार्य करती हैं लोकतांत्रिक संस्थाएं, वो निष्पक्षता से कार्य कर रही होती हैं, स्वतंत्रता से कार्य कर रही होती हैं, तो निश्चित तौर पे वहाँ का देश, वहाँ का समाज तरक्की करता है। तो दक्षिण एशिया में जो ये खतरे हैं, साउथ एशिया की इन खतरों की चुनौतियों को ही आज हमें डिस्कस करना है कि वर्तमान परिदृश्य में साउथ एशिया में कौन से चैलेंजेस हैं, कौन सी चीजें खतरा बनी हुई हैं, और कौन कौन से देशों में कौन कौन सी चीजें अस्थिरता पैदा कर रही हैं। जितने भी यहाँ स्कॉलर हैं, वक्ता हैं, स्पीकर हैं, प्लेनरी स्पीकर हैं, वो सारा दिन इस पे चर्चा करेंगे। तो मैं ये शुभकामनाएं देता हूँ कि आज की ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वास्तव में न केवल पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए, पॉलिटिकल स्कॉलर्स के लिए, बल्कि दूसरे भी जितने यहाँ श्रोता हैं या दूसरे और स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध होगी, एक रास्ता बनाएगी उनके लिए। भविष्य में और ज्यादा वो अच्छे तरीके से स्टडी कर सकेंगे, रिसर्च कर सकेंगे, उनके लिए ये चर्चाएं एक मार्गदर्शन का काम करेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से मैं अपने कॉलेज की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की कन्वीनर है डॉक्टर बलराम जी, उनके साथ ही सहयोग कर रहे डॉक्टर मनीषा जी, डॉक्टर वीरेंद्र जी और समस्त और टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, सबका बहुत आभार व्यक्त करते हुए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जितने भी मंचासीन स्कॉलर्स हैं, जो भी प्रोफेसर्स हैं, एचओडीज हैं, कीनोट स्पीकर हैं, इंट्रोडक्टरी एड्रेस है, या दूसरे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनका भी एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी आपने आरपी सैनिक को सुना, साथियों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।